आई इन एम्पियर। बेटा जी आइडेंटिकल है स्मॉल। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव आपका फिजिक्स टीचर, और मैंने अब तक आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में 4 पार्ट पढ़ा दिया था। कल तक मैंने बताया था, ठीक है ना। आज मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, और उस पर बहुत सारे मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे। कुछ बातें और भी हैं सेल्स के बारे में जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है बेटा कि हमारे पास एक सेल है, ये देखिए, इसका ईएमएफ ई है। दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ 2E है। नहीं सर, ई मान लो, चलो। एक सेल ई है, उसका ईएमएफ ई है। दूसरे सेल का भी ईएमएफ कितना भैया जी? ई है, राइट है सर। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। और सर यहां पे कुछ इस तरह से बना दिया गया। सर यहां लिखा गया A, यहां लिखा गया B, यहां लिखा गया R, ये बना दिया गया। अब कहा क्या गया भाई? कहा यह गया कि भाई अगर इसके अक्रॉस, AB के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप, AB के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाए तो कैपिटल R, R1 और R2 के बीच रिलेशन क्या होगा? अगर AB के अक्रॉस, मतलब इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो बताइए सर R1, R2 और कैपिटल R के बीच रिलेशन क्या होगा, है क्वेश्चन। सबसे पहले हमने बनाया सॉल्यूशन में इफेक्टिव सर्किट। इन दोनों को जोड़ करके एक सेल बनाया गया। सेल लिखा गया 2E, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया R1, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया R2, और ये लास्ट वाला हो गया आपका कितना बोलो? तो यहां से करंट निकला I, और वापस लौट के कितना आ गया यहाँ पे? अब देखिएगा, अगर हम निकालते हैं I तो लिखा गया E डिवाइड बाई R प्लस R, तो लिखा गया R प्लस R2 और प्लस R। ये देखो मैंने सबसे पहले क्या निकाल लिया? करंट निकाल लिया। प्लस क्यों किया भाई? क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई कनेक्टेड टुगेदर। इन कितना हो गया आपका? पैरेलल आ गया। अब आते हैं, हमें फॉर्मूला पढ़ाया गया था V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू। अगर मैं A और B के अक्रॉस बात करूं, VA माइनस VB, सर ध्यान से देखना, यहां से करंट निकला I, राइट बेटा। सर लौट करके वापस करंट कुछ आपका आ गया ऐसे I, तो E की जगह लिखा गया E, I की जगह लिखा गया ट्वाइस E डिवाइड बाई R प्लस R1 प्लस R2, और यहां लिखा गया R। लिख लिया गया बेटा। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये 0 गिवन है, तो सर लिख सकते हो E माइनस 2E R1 डिवाइड बाई R प्लस R1 प्लस। सर अगर मैं इसको इधर ले आऊं E, तो मैं लिखा 2E R1 डिवाइड बाई R प्लस R1 प्लस R2, ये कैंसिल हो गया। यहाँ लिखा गया R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1। तो इसको इधर ले आएंगे हम, तो लिखेंगे 2R1 माइनस R2, तो जो R निकल गया भाई वो निकल गया R1 माइनस R2। दैट्स योर आंसर। दिस इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल R, स्मॉल R1 एंड स्मॉल R, राइट। ये आपका क्वेश्चन था। चलिए अब अगला करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए उस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ पढ़ा देते हैं आपको। जैसे समझिए, एक इलेक्ट्रिशियन है, उसके बाद बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं। हर सेल का ईएमएफ ई है, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R है। उसने किया क्या? उसने क्या किया? एक रो बनाया, दिस वन, एक रो, और इस रो के अंदर n सेल्स जोड़ दिए गए, n सेल्स। ध्यान से देखना बेटा, हर सेल का ईएमएफ ई है, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इसको जोड़ दिया गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। सॉरी जाएगा बेटा, इतने को मिटाऊंगा मैं। हाँ जी, ये भी मिटा देते हैं। चलो इसने एक बनाया, कितने सेल्स हैं बेटा? n सेल्स। ये देखिए इसके अंदर लिखा गया n सेल्स। ध्यान सुनिएगा सर, एक रो बनाया, उसके अंदर n आइडेंटिकल सेल्स जोड़े, और हर सेल का जो ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इस तरह से उसने दूसरा रो बनाया,
आइडेंटिकल है बेटा। इस तरह से उसने तीसरा रो बनाया बेटा जी, आइडेंटिकल है। इस तरह से उसने लास्ट में एम रोज बनाया, एम रोज। ये देखिए सर, कितने रोज है बेटा? एम रोज, एम रोज। और फाइनली इसको जोड़ दिया गया एक रेजिस्टेंस आर के साथ। ठीक, करंट यहां से भी निकलेगी, यहां से, यहां से, यहां से, लौट के यहां पे करंट कितना आ गया? आई। मतलब जो आर के क्रॉस नेट करंट होगा वो कितना होगा बेटा? बोलो, आई होगा। तो फिर से सुनिए, इलेक्ट्रीशियन ने एम रोज बनाया, हर रो के अंदर उसने एन आइडेंटिकल सेल्स जोड़ दिए। हर सेल का ईएमएफ ई है और हर सेल का इंटर रेजिस्टेंस कितना? बोलो, आर है। तो हम कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर यूज्ड इन सर्किट इज एम इंटू एन। जी, इस सर्किट में जो नेट सेल्स यूज किए गए नंबर्स वो कितने हो गए? एम इंटू एन। उसके मैंने एन मान लिया। अब एक रो को पकड़ो, क्या ये सब के सब सीरीज में है? यस। तो सीरीज में सिंपली वोल्टेज को प्लस कर लेते हैं। तो सर यहां पर जो ईएमएफ बनेगा बेटा ई डैश, वो लिखा जाएगा एन ई, और इनका जो इंटर रेजिस्टेंस निकलेगा एन आर। सिमिलरली दूसरा बनेगा सेम, कहां तक बनेगा बेटा जी? एन तक। लो जी, ये एन तक बन गया, एम रोज है, एम तक बन गया। और लास्ट में इसको जोड़ दिया गया आर के साथ। सर देखिएगा सर, यहां से लौट के कितना आ गया? आई। सर वापस, वापस और वापस। ठीक, इनका ग्रुपिंग, इसका ग्रुपिंग, ये भी ई डैश, सर ये भी ई डैश, आर डैश, आर डैश, कहां तक? एम तक। अब फिर से इसका इफेक्टिव बना लेते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो इन सबको जोड़ के अगर मैं एक सेल बना लूं, लिखूंगा मैं ई डबल डैश, दैट्स इक्वल्स टू ई डैश, सर लिखा गया एन इंटू ई। यस सर, इन सबको जोड़ को, मान लो ई डैश 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट ही आपका आएगा। लेकिन इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मैंने मान लिया आर डैश, बिकॉज सेल्स पैरेलल में है, इसलिए इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी किसमें होंगे? पैरेलल में होंगे। एंड फाइनली इसको जोड़ दिया गया रेजिस्टेंस आर की सहायता से। तो यहां से करंट निकला आई। यस सर, और आपको पता है बेटा यही वाला करंट निकालना है। अब आते हैं सर, लिखा गया 1 बाई आर डैश, 1 बाई आर डैश, 1 बाई आर डैश, 1 बाई आर डैश, कहां तक? एम तक। एम रोज है, तो सर लिखा गया 1 बाई आर डबल डैश, तो लिखा गया एम बाई आर डैश। आर डैश के लिखा गया एन आर। यस सर, देख लो एन आर है। अगर उल्टा कर दोगे तो लिखोगे एन आर बाई कितना हो गया? मतलब यहां जो आर डबल डैश निकला चैंपियन, वो निकला एन आर बाई एम। ठीक है सर। अब उठा करंट। आइए सर, फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। ई की जगह पे क्या लिखोगे? एन ई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जगह पे दिस, और यहां लिखोगे एन आर बाई एम। यस सर, स्मॉल आर की जगह पे। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो लिखा जाएगा एम एन ई, और सर लिखा गया एम आर प्लस कितना हो गया? एन आर। लो जी, हमने निकाल लिया कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस ग्रुपिंग ऑफ सेल से जो करंट का फ्लो होगा वो इतने के क्या होगा? बराबर होगा। ये इतने के बराबर होगा। इसका मतलब अगर एम, स्मॉल एम, आइडेंटिकल रोज बनाए जाएं और हर रो के अंदर एन सेल्स सीरीज में जोड़ दिए जाए। सेल्स की खासियत, हर सेल का ईएमएफ ई होगा, हर सेल का इंटर रेजिस्टेंस आर होगा। ये पूरा का पूरा ग्रुपिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो उस आर के क्रॉस जो करंट का फ्लो होगा वो ये होगा एम एन ई डिवाइड बाई एम आर प्लस एन आर। राइट, ध्यान रखना। अब मैं कुछ आपको समझा दूं। ये देखिए, मैंने इतने हिस्से को मिटा दिया। सर आपने लिखा हुआ है करंट की वैल्यू, सर लिखा आपने एम एन ई डिवाइड बाई एम आर प्लस एन आर। राइट, और मैंने आपको समझाया था यू कैन राइट m इंटू एन इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो हम लिख सकते हैं सर कैपिटल N इंटू ई, सर लिखा गया एम आर प्लस एन आर। ध्यान रखना, व्हाट इज m? द नंबर ऑफ रोज, एंड व्हाट इज n? द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो। अब क्वेश्चन है सर कंपटीशन का है। एक इलेक्ट्रीशियन के पास 100 सेल्स है, 100 सेल्स है। इलेक्ट्रीशियन है 100 आइडेंटिकल सेल्स। जी, उसमें से हर सेल का जो ईएमएफ है वो 2 वोल्ट है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। जी,
हर सेल का जो ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बोलो 0.5 ओम है। इलेक्ट्रीशियन ने, ध्यान रखना सर, इलेक्ट्रीशियन ने सर 2 रोज बनाए और हर रो के अंदर 6 सेल्स जोड़ दिए। इलेक्ट्रीशियन ने 2 रोज बनाए और हर रो के अंदर 6 सेल्स जोड़ दिए। बताइए आर के क्रॉस करंट का फ्लो क्या होगा? तो बेटा फॉर्मूला तो आसान हो गया, क्या लिखोगे? NE से लिखा गया MR प्लस NR। लो यहां लिखा गया 100 इंटू 2, M कितना बोलो 2 है, एंड व्हाट इज R? R मैंने दिया नहीं, दे देते हैं, चलो लिख दिया मैंने 5 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां लिखा गया 5, यस सर। N कितना बेटा बताओ 6, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5। सॉल्व इट एंड यू कैन गेट योर आंसर। सुनिए, इस क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते थे, सब कुछ देते, आपको N देते, आपको E दे देते, आपको R दे देते, आपको N दे देते, और आपको I की वैल्यू भी दे देते, और आपसे पूछते बताइए M कितना होगा। अगर M मतलब रोज को अननोन कर देते तभी फॉर्मूला यही लगता, आप पुट करते और आपका आंसर समझ में आ रहा है सर? आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अभी एक छोटी सी बात आपको और समझा दूं सर, न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है सर। आपने लिखा M इंटू N टाइम्स ऑफ E और लिखा गया MR प्लस NR। अगर इस क्वेश्चन में कभी यह बात आ जाए कि भाई सर्किट में करंट का फ्लो मैक्सिमम होना चाहिए, कभी इस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में एक टर्म बोल दिया जाए भैया जी करंट का फ्लो मैक्सिमम होना चाहिए, आपको पता है मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। मतलब यू कैन से MR प्लस NR शुड भी कैसा बोलो मिनिमम, तब वो मैक्सिमम होगा। और मिनिमम के लिखना पड़ेगा से MR माइनस NR इक्वल्स टू 0। मिनिमम कब होगा? जब यहां प्लस होगा माइनस होगा, माइनस। दैट्स व्हाई वी कैन से MR शुड बी इक्वल्स टू कितना हो गया NR। एक ट्रिक है, आप इसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल में अगर करंट मैक्सिमम पूछा जाए, दे दिया जाए और कुछ चीजें पूछी जाए, तो ध्यान रखना ये मैक्सिमम कब होगा? जब वैल्यू कैसी होगी आपकी? मिनिमम होगी। और मिनिमम के लिए बीच में क्या लिखना पड़ेगा आपको? माइनस। इट मींस MR शुड बी इक्वल्स टू NR। फिर जो भी आपका अननोन होगा आप इसकी सहायता से सॉल्व कर लीजिएगा। सो दिस इज अबाउट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, राइट सर? चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं सर सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। आइए, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है बेटा। सब पहला लिखा गया सीरीज ग्रुपिंग, यस सर। आप इसे जंक्शनलेस ग्रुपिंग भी कह सकते हो, मतलब इस ग्रुपिंग में जंक्शन फॉर्म नहीं होता है। जैसे एक रेजिस्टेंस ये है सर, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है। तो लिखा गया R1, R2 और R3। यहां लिखा गया A, यहां लिखा गया B। इसे फाइनली जोड़ दिया गया सप्लाई के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव जी। इस सेल ने AB के क्रॉस जितना आउटपुट दिया लिख दिया गया B वोल्ट्स, लिख दिया गया AB के क्रॉस ये सेल जितना आउटपुट देगा वो B वोल्ट होगा। आइए अब यहां से निकला करंट I सर, यहां से होता हुआ सर वापस कितना गया I, लौट के कितना आ गया भाई? I आ गया भाई। अब सुनो फंडा क्या है सर? फंडा है V इक्वल्स टू I। माना करंट का फ्लो हर जगह सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, दैट्स वाई हर रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ये देखिए यहां पे पाया जाएगा V1, यहां पे पाया जाएगा V2, यहां पे पाया जाएगा V3। सर देखिए करंट की बात कर लेते हैं। ये देखो सपोज करो 4 एम्पियर है, हर जगह 4 होगा, लेकिन अगर मान लो 4 एम्पियर आया और जंक्शन पड़ गया तो करंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। एज्यूम अगर इधर 3 गया, इधर कितना गया A, मतलब अगर जंक्शन पड़ेगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या यहाँ पे कहीं जंक्शन फॉर्मेशन दिख रहा है आपको? नहीं, इसलिए करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? वोल्टेज, राइट है। इसका मतलब ये भी हुआ इस सेल ने जितना वोल्टेज दिया 3 हिस्सों में टूट गया। तो सीरीज ग्रुपिंग में करंट हर जगह सेम होती है रेजिस्टेंस में, लेकिन वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अगर लिखा जाए V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो मैं लिखूंगा IR, यहां लिखेंगे IR1, यहां लिखेंगे IR2
और यहां लिखेंगे आई R3। आई कॉमन निकाल के काट देंगे, लिखा गया R1, R2 एंड R3। एंड व्हाट इज R? व्हाट इज R? द नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिटवीन A एंड B। यस, इस AB के क्रॉस जितने भी रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हैं उनका नेट रेजिस्टेंस को हम इस फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो R शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इन सीरीज। अब आया सर नेक्स्ट पैरेलल। हाँ जी, पैरेलल में आते हैं सर, ध्यान से देखिएगा सर। दिस इज अ रेजिस्टेंस R1, this is another resistance R2 and this is another resistance R3। लो सर, इसको यहां से ऐसे मिला दिया गया और बनाया गया A, यहां लिखा गया B, इसको जोड़ दिया गया सप्लाई के साथ कुछ इस तरह से, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए इस सेल ने जितना आउटपुट दिया वो लिखा गया B वोल्ट्स, राइट? अब सुनो, तो यहां से करंट निकला I, से यहां पे करंट पहुंचा I, इधर गया I1 जंक्शन पड़ गया, इधर गया I2 और इधर गया कितना बोलो I3। देख लो जंक्शन है, करंट क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहां से होता हुआ यहां पे करंट आया I1, यहां पे करंट पहुंचा I2, यहां पहुंचा I3, सम करके हो गया I, लौट के कितना आ गया I। अब सुनना पंडा सर, V इक्वल्स टू I। अगर जंक्शन पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होगी, मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट का फ्लो कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट का फ्लो क्या है? ज्यादा। ध्यान सुनो, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट का फ्लो कम हुआ, अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट का फ्लो क्या होगा? ज्यादा, ताकि हर ब्रांच में करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हर जगह क्या हो? सेम हो। फर्स्ट सुनो, जंक्शन पे करंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट का फ्लो कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा करंट का फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा, ताकि हर ब्रांच में करंट और इंटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हर जगह क्या हो जाए? सेम हो जाए। मतलब हर जगह वोल्टेज यहां पे क्या होगा भैया जी? सेम होगा, और वो एग्जैक्टली उतने के बराबर होगा जितना इस सेल का क्या है? आउटपुट है, राइट है, जितना सेल ने AB के क्रॉस दिया, राइट? आइए अब पढ़ते हैं थोड़ा आगे। हाँ जी, अब प्रॉब्लम क्या है सर? इसमें क्या लिखोगे भाई? इसमें हम ये लिखेंगे कि इस ग्रुपिंग में, किस ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं सर? हम बात करें सर पैरेलल ग्रुपिंग में। सर करंट का फ्लो और रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह क्या होता है? सेम होता है। आइए, ब्रेक क्या किया गया? करंट, तो लिखा गया I1 प्लस I2 प्लस I3। I का फॉर्मूला V बाई R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बाई R1 से लिखा गया V बाई R2 और फिर लिखा गया V बाई R3। सो लिखा गया 1 बाई R, फिर लिखा गया 1 ओवर R1, फिर लिखा गया 1 ओवर R2 और फिर लिखा गया 1 बाई R3। सो व्हाट इज R? यस सर, R वही नेट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। लो भाई, A और B के क्रॉस इस सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला ये होता है, राइट? अब ध्यान से सुनो, तीन रेजिस्टेंस हैं, मान लिया, चलो मैंने मान लिया तीनों के वैल्यूज क्या है? सेम है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। सीरीज में जोड़ दो, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया? 9। पैरेलल में जोड़ोगे 1/3 1/3 1/3 मिलकर कितना हो गया? 1। इसका मतलब सीरीज ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पैरेलल ग्रुपिंग। तो सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग में सर सीरीज ग्रुपिंग का नेट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और पैरेलल का क्या होता है? कम होता है। आइए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं सर, हटा देते हैं सर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सुनिएगा सर, ये देखिए, से यहां लिखा गया V इन वोल्ट और I इन एम्पियर, ऐसे बनाया गया, लिखा गया A और लिखा गया B, A एंड B। कहा गया भैया A एंड B ये दोनों रेजिस्टेंस के ग्रुपिंग को शो करते हैं, A एंड B दोनों रेजिस्टेंस के ग्रुपिंग को शो करते हैं। बताइए इनमें से कौन सा पैरेलल ग्रुपिंग को शो करेगा? राइट, आसान है। चलिए सॉल्यूशन में अगर लिखे हैं तो मैंने इसे अपनी तरफ से मान लिया θ1, इसे मैंने मान लिया θ2। सर θ1 ग्रेटर देन θ2, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर डालेंगे tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2। और मैंने पढ़ाया था सर कि फॉर VI ग्राफ, यस सर, tan θ मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, सो वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। लो भाई, फिर तो ये हो गया सीरीज, ये क्या हो गया? पैरेलल। क्यों? क्योंकि अगर A बड़ा है तो सीरीज ग्रुपिंग होगा, B छोटा है, दैट्स व्हाई क्या होगा? पैरेलल ग्रुपिंग कहलाएगा, राइट है? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम देख लेते हैं सर। क्वेश्चन सुनिए,
कहा गया एक स्टूडेंट है, उसके पास 4 रेजिस्टेंस है सर, 3 ओम, 3, 4, 12 एंड 16 ओम, 3 ohm, 4 ohm, 12 ohm and 16 ohm. A student have 4 resistances, 3 ohm, 4 ohm, 12 ohm and 16 ohm. By choosing 2 of them, इनमें से कोई सा भी 2 चूज कर लो. How can we get other 2? वो स्टूडेंट इनमें से कौन से रेजिस्टेंस को उठाए और बाकी उन दोनों की सहायता से बाकी दोनों बन जाए. चलो जी, सॉल्यूशन ध्यान से देखो. इसको मैंने मान लिया R1, इसको मैंने मान लिया R2, इसके मैंने मान लिया R3, इसके मैंने मान लिया R4. सर, इफ R2 इक्वल्स टू 4 ओम एंड R3 इक्वल्स टू कितना 12 ओम टेकन, अगर उस स्टूडेंट ने इन दोनों को ले लिया तो सबसे पहले स्टेप 1 जी मैंने लिखा सीरीज. अगर वो इन दोनों को सीरीज में जोड़ दे तो लिखा गया 4 + 12 इक्वल्स टू 16. देखो जी, आपका R4 निकल गया. ठीक. और अगर वो स्टेप 2 में सर इन दोनों को अगर पैरेलल में जोड़ दे, आइए देखते हैं सर. 1/R डैश, 1/4 एंड 1/12. लिखा गया 3 + 1/12. सर लिखा गया 1/3. तो जो R डैश निकला, R3 निकल गया ओम, दैट्स इक्वल्स टू कितना हो गया R1. आ गया पहला. इसका मतलब इस स्टूडेंट को इन दोनों रेजिस्टेंस को चूज करना चाहिए. तो अगर इन दोनों को लेता है और फिर इन दोनों को सीरीज में जोड़ देगा तो चौथा वाला मिल जाता है, और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेगा तो पहला वाला मिल जाता है. तो आंसर क्या लिखा गया 4 and 12. राइट. अगला क्वेश्चन देखिए सर. क्या अगला क्वेश्चन भाई? आगे एक वायर है, एक वायर है जिसकी लंबाई L है, रेजिस्टेंस R है. चलो जी, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, लंबाई L है. सुनिए, इसे एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया गया, एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया गया. हो गया. अब पहला पार्ट, इस सर्कल पे 2 पॉइंट लिए गए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट लिए गए A एंड B. पहला पॉइंट, अगर वो A एंड B इस सर्कल के डायमीटर के अपोजिट एंड्स हैं तो उसके अबाउट सर्कल का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा. नंबर 2, अगर वो दोनों पॉइंट जो कि सर्कल पे बनाए गए हैं सर्कमफ्रेंस पे, वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाए तो AB के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना होगा. पहले ये 2 चीजें पढ़ते हैं सर. 1 मिनट ध्यान रखना. R है, लंबाई L है, रेजिस्टेंस कितना बोलो R है, उसे सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दो. तो सर्कल के सेंटर पे एंगल कितना होता है 360 डिग्री. उसका रेजिस्टेंस कितना होगा R ओम. यस, पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस R है तो 360 का कितना हो गया R. पहला पार्ट ध्यान से सुनिए भाई. हमने सर्कल बनाया, यस, हमने 2 पॉइंट ले लिया, यहां पर A और यहां पे क्या मान लिया, चलो B. अब देखो ध्यान से, ये डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स हो गए, ये मैंने मान लिया सेंटर है. अब मैंने क्या किया, इसको सप्लाई से जोड़ दिया और आपको समझाने के लिए जोड़ दिया. देखो सर, ये बन गया आपका पॉजिटिव जी, ये कैसा बन गया बोलो नेगेटिव. ये बन गया आपका पॉजिटिव, ये कैसा बन गया नेगेटिव. आइए सर देखो ध्यान से, मैंने इस पॉइंट का मान लिया C, इस पॉइंट को मैंने मान लिया D. देख बेटा, यहां से करंट गया I, इधर गया, ऊपर करंट गया I/2, नीचे गया I/2, ऐड होकर वापस करंट कितना आ गया I. Y/2. डायमीटर के रिस्पेक्ट में जितनी लेंथ ऊपर उतना लेंथ नीचे, डायमीटर के रिस्पेक्ट में सर्कल की जितनी लेंथ ऊपर उतना लेंथ नीचे. और बताया गया था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सर अगर L मीटर हिस्से का रेजिस्टेंस R है तो आधे वाले का कितना हो गया R/2 और आधे वाले का कितना हो गया R/2. ये लो बेटा, सर ऐसे बना लिया. ये देखो, यहां लिखा गया R1 कितना भैया जी R/2, यहां लिखा गया R2, क्या लिखा गया R/2, A एंड B. ये लो राइट जी. वापस करंट यहां पे आ गया I. बात भेजे में आई ना बेटा. पूरे का R है, आधा सर्कमफ्रेंस R/2, आधा सर्कमफ्रेंस R/2. ध्यान से देखो, these two are connected together in parallel. तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R डैश से लिखा गया 2/R एंड 2/R. सो 1/R डैश लिखा गया 4/R. तो जो R डैश निकला बेटा वो निकला R/4. लो जी, पहला जो पार्ट था कि अगर वो पॉइंट उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, मैंने इसकी सहायता से आपको निकाल के दिखा दिया. चलिए अगला आया सर नेक्स्ट. देखिएगा सर, सर्कल बनाया जी, मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर A, सर एक पॉइंट मैंने लिया B, इसको यहां से मिलाया, इसको यहां से मिलाया, सेंटर ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री. यही तो कहा गया था बेटा. आइए सर इसको सोर्स से जोड़ दो समझने के लिए. सर ये देखिए ध्यान से,
से यहां लिख दिया गया सी, यहां क्या लिखा गया डी। ले बेटा, यहां से क्या निकला आई, यहां पहुंचा, जंक्शन पड़ गया, इधर गया I1, इधर कितना गया I2, ऐड हो गए, वापस कितना हो गया दिस। चलो मान लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एसीबी पार्ट इज R1 एंड रेजिस्टेंस ऑफ एडीबी पार्ट इज R2। देखो ध्यान से, एसीबी इतना हिस्सा है जो 60 डिग्री बनाता है, और एडीबी इतना हिस्सा है, इसको मैंने मान लिया R1। आपको क्या बताया गया था भाई, 360 डिग्री का रेजिस्टेंस कितना बोलो R है, पूरा 360 डिग्री है, उसका रेजिस्टेंस कितना बोलो R है, तो 60 का कितना होगा भाई, तो लिखा गया 60 का 60 इंटू R बाई कितना हो गया 360, तो लिखा गया R बाई 6, तो लिखा गया R बाई 6 दैट्स इक्वल टू R1। और अगर आप निकालना चाहोगे R2 तो R माइनस R बाई 6 निकल गया 5R बाई 6। एक मिनट, पूरे 360 का कितना बोलो R है, तो 60 का कितना हो गया R बाई 6 निकल गया, तो R2 कितना होगा, अरे भाई पूरे में से इसको इस वाले को माइनस कर दो, आपका निकल जाएगा। अब बताओ क्या दोनों पैरेलल में है, 100%, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, पैरेलल में होंगे। अगर पैरेलल में होंगे तो 1 बाई आर डैश से लिखा गया 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। आइए 1 ओवर R1 से लिखा गया 6 बाई R, और फिर लिखा गया 6 बाई 5R, से लिखा गया 1 बाई आर डैश, जी सर, लिखा गया 5R, ऊपर आ गया 36, रिवर्स कर देंगे आप तो लिखा गया 5R बाई 36। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, राइट। एक ही क्वेश्चन के दो हिस्से थे, मैंने करा दिया। अब अगला समझिए सर, क्वेश्चन क्या है, एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर, जिसका रेजिस्टेंस R है, इस वायर को बेंड किया गया एक रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर n साइड्स हैं। रेगुलर समझते हैं, उसकी हर साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो कहा गया वी हैव अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, वी हैव अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R ओम, इट इज बेंड into a regular polygon of n sides. Calculate. पहला, net resistance between 2 points A and B, which are the ends of opposite ends of symmetric diagonal of cube, symmetric diagonal of regular polygon. And दूसरा, A and B are ends of साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक एक को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। सर एक वायर है बेटा, उसका रेजिस्टेंस R है, अगर उसे एक पॉलीगन में कन्वर्ट करोगे जो रेगुलर होगा, जिसकी साइड्स की संख्या कितनी है, n है, तो हम लिख सकते हैं सर कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड यू कैन राइट R बाई n। क्या लिखोगे, R बाई। अब पहला पार्ट, चलो जी, हमने क्या किया, चलो हमने एक रेगुलर पॉलीगन बनाया। एक मिनट, ये दिख रहा है आपको हेक्सागन, दिख रहा है ना, बट इसको मान लेंगे हम पॉलीगन। लो जी, एक पॉइंट यहां मान लिया A और एक पॉइंट मैंने मान लिया यहां पे B। ध्यान से सुनना, कहा गया पहले केस में इस रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर साइड्स की संख्या n है, उस पर 2 पॉइंट लो, और वो दोनों पॉइंट इस रेगुलर पॉलीगन के सिमेट्रिक डायगोनल के अपोजिट एंड्स होने चाहिए। सिमेट्रिक डायगोनल जी, अगर मैं यहां पे हाथ रख दूं तो जितने साइड्स ऊपर उतने साइड्स नीचे, दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्रिक डायगोनल। इसका मतलब यहां हो गया n/2 साइड्स, नीचे कितना होगा n/2 साइड्स। क्यों भाई, सिमेट्रिक हो गया। अब सुनो, अगर आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ देते हो तो सिंपल है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, 100% होगी, आएगा सर। आसान है बेटा। सर इस पूरे पॉलीगन का नेट रेजिस्टेंस कितना है, R, क्योंकि R को जोड़ के बनाया गया। बेटा पूरे का R है तो ये आधा है, ये आधा है, ऊपर वाला कितना हो गया बोलो, R/2, और नीचे वाला भी कितना हो गया, ऑफ कोर्स R/2। ये ले भाई, क्या लिखा गया A, क्या लिखा गया B, क्या लिखा गया R/2। ये लो, इस वाले का R/2, इस वाले का भी R/2, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइड में साइड्स की संख्या क्या है, सेम हो गई। तो अगर मैं निकालूं नेट रेजिस्टेंस, सिंपल 2/R एंड 2/R, तो R डैश निकल जाएगा भाई R/4, पहला आंसर। ये पहला आ गया जिसमें आपने पॉइंट्स को इस रेगुलर पॉलीगन का अपोजिट डायगोनल लिया, सिमेट्रिक डायगोनल लिया, ये लिया। नंबर 2 पार्ट, आइए सर देखते हैं। अब
कहा गया 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, किसी एक साइड के अलॉन्ग लेंगे आप, किसी एक साइड को पकड़ो, उसके 2 एंड्स लो, वहां पे लिखो ए एंड बी, अब नेट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। ले बेटा जरा समझना, अगर मैं इसको जोड़ दूं सप्लाई के साथ, ध्यान से देखिएगा सर, यहां से करंट जाएगी, करंट यहां गया I1 और से यहां से होता हुआ वापस कितना आ गया I2, ऐड होकर कितना हो गया दिस। देख बेटा, एक तो रेजिस्टेंस यहां पाया जाएगा ये वाला R1 से लिखा गया R/N, कैसे R/N, एक ही साइड है भाई, और मैं बोला था एक साइड का रेजिस्टेंस R/N होगा, तो फिर ये कितनी साइड्स हुई, इसे कहेंगे N-1 साइड्स। क्यों? क्योंकि पॉलीगन है, टोटल साइड की संख्या कितनी बोलो N है। चलिए अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R2 मान लूं तो मैं लिखूंगा R2 R/N साथ में N-1। क्यों? अरे भाई एक साइड का रेजिस्टेंस R/N है तो N-1 का कितना हो गया दिस। अब बता दो क्या दोनों पैरेलल में है? बिल्कुल पैरेलल में है सर। क्या लिखोगे? R डैश, तो लिखोगे 1/R डैश, 1/R1 एंड प्लस 1/R2। चलिए R1 क्या लिखा गया? N/R, यहां लिखा गया N डिवाइड बाई R और साथ में N-1। ले बेटा इसमें से अगर N/R कॉमन निकाला गया, लिखा गया 1/N-1। सर यहां ध्यान से देखना सर लिखा गया N/R, सर लिखा गया N-1 प्लस 1 डिवाइड बाई N-1, कैंसिल हो गया। अगर मैं इसे रिवर्स कर डालूं तो निकलेगा सर N-1 इंटू R और डिवाइड बाई क्या लिखा गया? N², दैट्स योर आंसर। ठीक है सर, तो इस तरह से आपने नेट रेजिस्टेंस यहां पे देखा है ना सर। चलिए और भी आपको समझाते हैं सर, ध्यान से देखना। एक वायर है बेटा जी जिसका रेजिस्टेंस कितना बोलो? R है। अब पूरी बात ध्यान से सुनना, ये देख रहे बेटा जी? यस सर, इसको यहां से मिलाया गया, ये देखिए ये जितना भी है ये वाला और बीच वाला ये सभी सब वायर है और इसी को जोड़ के बनाया गया, इसी को बेंड किया गया। देखो इस वायर को इस तरह से बेंड किया गया, एक पॉइंट लिया गया A, एक पॉइंट लिया गया B, ये देखो ये भी वायर है, ये भी वायर है, ये भी वायर है। मतलब अगर इन तीनों की लंबाई को जोड़ दूं तो जो टोटल लेंथ आएगा वो कितना आएगा बेटा? L आएगा। ठीक है पक्का? अब एक एक को करते हैं सॉल्व, ध्यान से सुनो। L मीटर वायर का रेजिस्टेंस R ओम है, तो 1 मीटर का कितना होगा? R/L ओम, मतलब पर मीटर का रेजिस्टेंस इतना हुआ R/L। अब एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं सेंटर और इनका रेडियस कितना मान लेते हैं? दिस। ये ले भाई, यहां मान लिया C, यहां मैंने मान लिया कितना? D, और मैंने मान लिया कि रेजिस्टेंस ऑफ ACB इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ ADB। चलो मैंने मान लिया R1। यस सर, जितना सर्कमफ्रेंस ऊपर उतना सर्कमफ्रेंस नीचे, रेजिस्टेंस दोनों का क्या होगा? सेम होगा। हाँ जी सर, आपको पता है इसकी लंबाई कितनी होगी? πr, जो किसी भी सर्कल है। तो सुनो, अगर मैं निकालता हूं R1, बताइए 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना बोलो? πL है, πL है, सॉरी R/L है। ये कितना बोलो? कितना ये है बेटा? πr का कितना होगा? सुनिए 1 मीटर का रेजिस्टेंस R/L है, ये लेंथ कितना बोलो? πr है, उसका कितना होगा? इतना होगा। लेकिन उसके पहले ध्यान से सुनो, so we can say πr plus 2r plus πr equals to L। इसी वायर को बेंड किया गया, यहां देख लो। चलो इसकी लंबाई कितनी बोलो? πr, इसकी लंबाई कितनी हो गई? R एंड R, कितना हो गया? 2r। इसकी लंबाई कितनी हो गई? πr इक्वल्स टू कितना हो गया? L। से स्क्वायर कर लो, लिखोगे 2πr प्लस 2r इक्वल्स टू L। इसमें से 2r कॉमन निकाल लोगे, पाई प्लस 1 इक्वल्स टू L। R निकालोगे L ओवर 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई मैथमेटिकल मिस्टेक ना हो। πr 2r, 2πr दिस, 2r कॉमन निकल गया, पाई प्लस 1 R निकल गया, राइट। अब देख ध्यान से, अब सुनिए, मैंने बोला था ना L मीटर हिस्से का रेजिस्टेंस R है, तो एक का इतना हुआ, तो इतने का कितना मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे हमें करना कुछ नहीं है, R/L दिख रहा है, पाई दिख रहा है, और R की जगह पे ये पुट कर दो, कितना भैया? L/2 और पाई प्लस 1। ये लो सर, देखिए आप यहां से L से L हटा सकते हो, बाकी कुछ कर सकता है नहीं, पक्का? पाई इंटू R सर नहीं कर सकता है, तो जो R1 निकला वो निकला πr डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1।
एक मिनट दोबारा ठीक से चेक कर लो। चलो, पर मीटर, एल मीटर का आर है तो 1 मीटर का आर बाई एल हो गया, तो इतने मीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई किया गया, आर बाई एल एज इट इज, पाई इट इज, और आर की जगह लिख दिया गया एल, यस आर की जगह पे एल डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1, यस कट के आपका यही निकला। सर ध्यान रखना, यही रेजिस्टेंस जो R1 है वो इसका है और इसका है। अब आया बीच वाले का सर ए बी के लिए इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कितना, बोलो R2 है। सर अगर R2 निकालोगे तो लिखोगे R बाई एल और टाइम्स ऑफ 2R। क्यों भाई, 1 मीटर का रेजिस्टेंस इतना है तो इतने मीटर का कितना होगा, दिस वन। आइए हमने लिख दिया सर R बाई एल साथ में 2 और R की लिख दिया सर L ओवर 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1। लो भाई 2 से 2 कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो जो आपका यहां से R2 निकला बेटा, यस सर वो निकल गया कितना, R डिवाइड बाई पाई प्लस 1, ये निकल गया। अब सिर्फ ये बताओ, अगर मैं इसको ठीक से बनाऊं, यहां से ऊपर बना R1, बीच में क्या बना R2 और नीचे भी क्या बना, बोलो R1, क्योंकि नीचे वाला सेम है। यहां लिखा गया A, यहां लिखा गया B। बोलिए, और दीज आर कनेक्टेड टुगेदर इन पैरेलल या सीरीज, पैरेलल, तो लिखेंगे सर यहां पे सर 1 ओवर R डैश, सर लिखा गया 1 ओवर R1, 1 ओवर R1 एंड 1 ओवर R2। चलो एक बार ठीक से लिख ही लेते हैं। सो 2 बाई R1 प्लस 1 ओवर R2। आइए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 2 बाई R1, कहाँ गया R1, दिस वन, सर लिखा गया पाई R डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1 एंड 1 ओवर R2। R2 कहाँ गया भाई, ये देखो R डिवाइड बाई पाई प्लस 1 जी। अब सुनिए, से सॉल्व होके जाएगा, ये जाएगा ऊपर, तो लिखा गया 4 पाई प्लस 1 जी डिवाइड बाई पाई R, और आगे बोलो यहां लिखा गया पाई प्लस 1 डिवाइड बाई R जी। अब मैं इधर थोड़ा मिटा देता हूं बेटा, इसको देखिएगा, इतने हिस्से को मिटा दिया मैंने, हाँ जी। तो सर लिखा गया 1 ओवर R डैश, एलसीएम सबसे पहले आप एक काम करो, पाई प्लस 1 डिवाइड बाई R कॉमन निकाल लो। ले भाई, पाई प्लस 1 डिवाइड बाई R को कॉमन निकाल लिया गया, बचा क्या बेटा, यहां पे यहां बचा 4 ओवर पाई, यस सर, और मेरे ख्याल से प्लस 1 जी, क्योंकि आपने पाई प्लस 1 बाई R कॉमन निकाल लिया, यस सर, तो यही बचेगा सर जी। अब देखो 1 बाई R डैश, पाई प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो गया R, सर लिखा गया 4 प्लस पाई डिवाइड बाई पाई, रिवर्स कर दे बेटा, तो लिखा गया पाई इंटू R, सर लिखा गया पाई प्लस 1 और आगे लिखा गया 4 प्लस पाई या पाई प्लस 4। सर देखो पैटर्न यही है, अगर कहीं बीच में कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप उसे दोबारा चेक कर सकते हो, ह्यूमन एरर है वो हो जाता है कैलकुलेशन में, बट तरीका आपका यही है, प्रोसीजर आपका यही है। तो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें अपने रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है सर। आइए अब कुछ पॉइंट्स है, मैं पहले वो पढ़ाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे सर, ठीक है सर। सर हम बात करेंगे सर आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए। सर हमने आपको ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ा दिया, ठीक है सर, आपको सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस पढ़ा दिया, रेजिस्टिविटी पढ़ा दिया, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स मैंने यहां तक आपको पढ़ाया। अभी जो अगला पॉइंट है सर वो है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। ये साथ मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है, एक बार आपको याद दिलवा दूं, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जितने भी एनर्जी कैरियर्स होते हैं, जैसे आपके कंडक्टर के सरफेस पर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं, उन्हें कहते हैं सर आप क्या चीज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एनर्जी कैरियर होता है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में कैटायंस और एनायंस होते हैं। तो कहा गया कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी प्रेजेंस में एनर्जी कैरियर जितनी वेलोसिटी से मूव कर सकता है, दैट फंक्शन दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। नाम में ही छिपा है भाई इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूव करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रिकल मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कंडक्टर के सरफेस पर एनर्जी कैरियर कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। लीजिए आज यहीं तक पढ़ाऊंगा मैं, अगले पार्ट में पार्ट 6 में आऊंगा तो आपको बहुत सारी बातों को बताऊंगा। थैंक यू सर, रिवीजन कर लीजिएगा। मैं जी के श्रीवास्तव फिजिक्स टीचर आपसे अपेक्षा करता हूं सर कि आप इन चीज़ों का टाइम
बाय टाइम रिवीजन करते रहेंगे, डिपेंड्स क्वेश्चंस को करते रहेंगे। थैंक यू।